अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तलाल ताहिर और आज हम पढ़ने लगे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नस्ट में भी, ई कैट में, उसके बाद प्यास, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इनफैक्ट कि मैंने जितने एनईटी दी हैं उन सब के अंदर इनके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है। हाफ करेंगे इसके 2। पहला जो लेक्चर होगा इसका उसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज़ और उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीरीज़। जो आपका इसका नेक्स्ट हाफ होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और सीरीज़ और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है वो पढ़ेंगे और इस तरह फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलें अभी शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है या समझने वाली बात है, पहले तो है जी चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि क्या है। एक तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है या आम, जिसे आप मैथमेटिकल नहीं कह सकते, कि जब भी कोई नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर्स, वो किसी ख़ास रूल, किसी डेफिनेट रूल को फॉलो करें तो आप उसे कहते हैं सीक्वेंस। एक तो ये इसकी डेफिनेशन है। या दूसरी मैथमेटिकल थोड़ी डेफिनेशन है कि ऐसा फंक्शन यानी अ फंक्शन उस डोमेन, ठीक है ना, कि डी ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कि जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की सबसेट हो और उसकी रेंज जो है आर ऑफ एफ वो हो सकती है या रियल नंबर्स भी हो सकती है और वो हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये एक ऐसी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की सबसेट हो और उसकी रेंज जो हो या सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। अब ये तो इसकी थी नॉर्मल डेफिनेशन जो सीक्वेंस की डेफिनेशन हो सकती है। अब इसके बाद इसके अंदर असल में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट किस्म की सीक्वेंसेस पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ सीरीज़ पढ़ेंगे। सीक्वेंस और सीरीज़ में भी एक फ़र्क है जो अभी आगे चल के मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3, ठीक है, सीक्वेंसेस और सीरीज़। उसके अंदर आता है अरिथमेटिक और जो कि हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक सीरीज़। सीक्वेंस को ही आप प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। दूसरा होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक और तीसरा होता है हमारे पास हार्मोनिक। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस यानी ऐसे नंबर्स जिसमें हर नेक्स्ट या हर आने वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स्ड नंबर के डिफरेंस पर हो, यानी कि जो भी नया आने वाला नंबर है वो पिछले नंबर से एक ख़ास नंबर ऐड करने से मिले। यानी अगर आपके पास है 2, 5, 8, 11 इस तरह अप टू सो ऑन। अब इसके अंदर हर आने वाला नंबर, हर नेक्स्ट टर्म जो है, ये जिस तरह 5 है, ये प्रीसीडिंग टर्म से एक ख़ास डिफरेंस पर है और वो डिफरेंस क्या कहलाता है? उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। अब इसके अंदर क्या कॉमन डिफरेंस है? 5 - 2 3। इसी तरह अब ये डेफिनेशन सिर्फ पहली 2 उनके टर्म्स के लिए नहीं है, आने वाली टर्म्स के लिए भी है। जिस तरह अगर मैंने क्या कहा, हर आने वाली टर्म हर प्रीसीडिंग टर्म से खास और एक ही कॉमन डिफरेंस यानी वो कांस्टेंट डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डिफरेंस और हो, इसके अंदर डिफरेंस और हो, जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसके लिए अब 5 - 2 किया 3, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं 8 - 5 किया तब भी 3 ही आया, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस यानी ऐसे नंबर्स जिनका हर आने वाली टर्म पिछली यानी प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस पर हो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी उसे कहा जा सकता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है हम। और वैसे डी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
कि d इज इक्वल टू an माइनस an माइनस वन, यानी an कोई भी टर्म है और उससे प्रीसीडिंग टर्म फिर कौन सी होगी an माइनस वन। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना किसी भी सीक्वेंस के अंदर, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। किसी की भी nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, ठीक। या अगर जब आप इसको ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस, लेकिन जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ यूं लिखें सो दिस रिप्रेजेंट्स द nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, सही है। अब किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप किस तरह लिख सकते हैं, a1 प्लस d जो कॉमन डिफरेंस है, a1 प्लस 2d अप टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है एक, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ऐसे an इज इक्वल टू, यानी ये जो सीक्वेंस है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर लिखा, यानी पूरे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जनरल फॉर्म में। अगर हमने इसकी an यानी nth टर्म निकालनी हो तो nth टर्म इसकी ये है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज़ द nth टर्म, जिसके अंदर ये जो है ये तो है nth टर्म जो मैंने आपको बताया क्या है, nth टर्म, ठीक है। a1 फर्स्ट टर्म सबस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है, d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और जो n है ये नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म, सही है। अब ये तो हमने इसकी जनरल nth टर्म को निकाला, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फेडरल हो या पंजाब, दोनों बुक्स में हमने ये पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आपके पास आ जाता है, वो पूछ लेता है, मतलब एनी टी में किस तरह से आपने कन्वेंशनल मेथड से इससे चीज़ें नहीं करनी। एक आपको डिफरेंस का मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपको वो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है वहाँ पर कि सिर्फ कोई सी भी दो टर्म देता है, फॉर एग्जांपल a4 दे दी और आपको a9 दे दी, तो कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से आप उसको a1 प्लस 8d लिखेंगे, फिर a1 प्लस वो लिखेंगे 2d, और इस तरह करके मतलब सारा इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर d आएगा। उसकी बजाय हमारे पास एक ट्रिक कह लें आप, तो वो होगी am माइनस an डिवाइडेड बाय m माइनस n। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दोज टू टर्म्स। अब देखें इसके, ये am है। अब हमेशा am जो होगी वो बड़ी वाली टर्म होगी, यानी अगर नाइन्थ टर्म और उसके साथ आपको फोर्थ टर्म कही गई है, तो यहाँ पर जो am है ये नाइन्थ टर्म है और an फोर्थ टर्म है, और ये m क्या है, ये 9 है और n क्या है, 4 है। यूँ आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसमें एक और चीज़ आ सकती है कि अगर आपके पास पूरा मतलब जो दिया गया है एक सीक्वेंस है अरिथमेटिक पूरा, उसमें आपको बोलता है कि इसकी मिडिल टर्म निकालो, तो मिडिल टर्म आप ऐसे गिनेंगे तो नहीं कि यार यहाँ से 1 2 3 4 5 टोटल गिनो फिर बीच में देखो, इस तरह नहीं करना। इसकी मिडिल टर्म निकलती है a1 प्लस an डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये है इसकी मिडिल टर्म, मैं मिडिल टर्म को mt से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह आपकी इसकी मिडिल टर्म भी निकल आती है। अब एक और चीज़ पर हम आ रहे हैं और वो है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि जब भी 3 नंबर, कोई से ऐसे 3 नंबर जो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा हों वो आ जाएं, तो जो बीच वाला नंबर होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन। जिस तरह अगर स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल b ये सारे के सारे क्या हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा हैं अगर, तो इसमें जो बीच वाली है मिडिल टर्म ये है अरिथमेटिक मीन, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये अरिथमेटिक मीन का जनरल फार्मूला भी है। अब इसके अलावा अब एक तो हमने इसमें इससे क्वेश्चन इस तरह तो नहीं आता डायरेक्टली कि अरिथमेटिक मीन ये बता दो इन दोनों के बीच का, इस तरह नहीं। अब इससे क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि वो आपको बहुत सारे अरिथमेटिक सीक्वेंस दे देगा या बोलेगा कि a और b के दरमियान 9 या 17 या कोई भी टर्म नंबर बता सकता है कि इतने अरिथमेटिक सीक्वेंस उनके बीच में मौजूद हैं, तो फिर वो आपको कहता है इसमें से आप ना 7th बता दो या 8th
बता दो, तो वो कैसे करना है। अब हमने जो कन्वेंशनल मेथड है वो बहुत लेंथी मेथड है, आप वो सारा सॉल्व करेंगे सब कुछ, इतना टाइम हमारे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं है। एक बात मैं बताऊं, बच्चों ने कंफ्यूज किया हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम को मुश्किल से। मुश्किल नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम, हर बच्चा जो भी वहाँ पर क्वेश्चन आता है सॉल्व कर सकता है, सॉल्व करने में कोई मसला नहीं है। मसला आता है टाइम मैनेजमेंट का। एंट्री टेस्ट जो है वो गेम है टाइम मैनेजमेंट की। सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम कैसे उस टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि आपको जिस तरह नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट का सबसे ना लेंथी एग्ज़ाम है जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कि दो स्वयं MCQs हैं आपके पास और आपने करने कितने 3 घंटों में। अब वैसे एकेडमीज़ वाले ये कहते हैं कि 1 मिनट में एक MCQ करना, आपको इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 1 मिनट में एक MCQ कर सकें। पर एक बात बताऊं कि अगर 1 मिनट में भी हम एक MCQ करें तो फिर भी आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम पूरा नहीं कर सकेंगे, आपके 20 MCQs जो रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको 54 सेकेंड्स टू बी एक्यूरेट आपको मिलते हैं पर MCQ। तो अब आप कन्वेंशनल मेथड जब करेंगे तो वो आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकेंगे, उसे उस टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह या कोई भी चीज़ सिखाई जाती है ताकि आप उसको टाइम के अंदर सॉल्व कर सकें। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ये लिखवा देता हूँ इसका, कि अगर देखें ये है ना A और इसके बीच A1 A2 A3 अप टू AN और फिर आता है B। अब इसके अंदर ये जो है ना A1 से AN कैपिटल जो है, दीज आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये सारे ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब इसको हमने n अरिथमेटिक मीन्स इसलिए लिखे, हमें नहीं पता कितने हैं इसलिए हमने इसको बस जनरली n के तौर पर लिख दिया है। अब वहाँ पर वो आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि इसमें 9 अरिथमेटिक मीन्स हैं इन दो के बीच में, आप इसमें से 4th बताओ या 6th बताओ। तो आपने उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है और वो है AN यानी nth अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस n बाय कैपिटल N प्लस 1 इंटू B माइनस A। अब इसके अंदर देखें है क्या चीज़, ये तो है ना जो भी nth अरिथमेटिक मीन आपको चाहिए। अब इसमें ये है फर्स्ट टर्म, ये है B लास्ट टर्म। ठीक है, जिस तरह ये A फर्स्ट टर्म B लास्ट टर्म। अब इसमें जो स्मॉल n है ये है n या मीन विच इज़ रिक्वायर्ड, मीन विच इज़ रिक्वायर्ड। अब देखें कि अगर उसने 4th अरिथमेटिक मीन पूछा तो ये स्मॉल n 4 होगा, और ये जो स्मॉल कैपिटल N है ये है टोटल नंबर ऑफ मीन्स। ठीक है, ये अगर उसने बोला कि 9 अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए हैं और आपको 4th निकालना है, तो कैपिटल N फिर 9 होगा और स्मॉल n फिर आपका 4 होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पर देखें, उसने आपको कहा कि हमने ना 4 और 40 के बीच में 9 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं और वो हमसे पूछता है कि आप इसमें बताएं 8th अरिथमेटिक मीन कौन सा होगा, यानी A8 कौन सा होगा। अब कन्वेंशनल मेथड से तो नहीं करेंगे, हम ये फार्मूला लगाएंगे और वो कैसे होगा कि A8 A1 इसमें कौन सा है यानी स्मॉल a, ये है स्मॉल a 4 प्लस स्मॉल n क्या है जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कौन सा है 8 डिवाइडेड बाय कैपिटल N क्या है टोटल नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड जो कि है 9 प्लस 1 फार्मूले का, और अंदर B लास्ट टर्म 40 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है 4। अब इसको सॉल्व कर लें बस 4 प्लस 8 बाय 10 इंटू 36, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 बाय 5, सॉरी ये 5 है, 4 प्लस 34 इंटू 36 बाय 5, इसे आप लिख सकते हैं 20 प्लस 4 इंटू 36 बाय 5, और ये क्या आ जाएगा 20 प्लस ये होता है 120 और 144, ठीक है
4 3 12, 4 6 24, ठीक है। ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 5 और आप इस तरह सॉल्व मतलब आप कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा है कि आप इस तरह इसको कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपके पास आती है और वो ये है कि जी देखें आपने कैसे, एक तो ये हमारे पास आ गया ना कि अरिथमेटिक मीन्स, एन अरिथमेटिक मीन अगर आपने निकालने हैं तो आपने किस तरह निकालना है। उसके अलावा आपके पास जब एक और अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड आता है वो एक रिज़ल्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो फेडरल वालों ने भी है, लेकिन उसको यूज़ हमें इतना सही नहीं करने आता। अब वो क्या है कि सम ऑफ n arithmetic means between a and b, sum of n arithmetic means between a and b, small a and b is equal to n times the arithmetic mean between a and b। अब ये तो लाइन लिख दी, ठीक है ना, ये इसके साथ है n टाइम्स। अब इसका असल मकसद क्या है या बात क्या की गई है कि अगर a है, इसके बीच में आता है a1 a2 a3, इस तरह चलता चलता an आता है और फिर आता है b। वो कहता है कि जो बीच में आपने अरिथमेटिक मीन्स लिए हैं a1 से an तक, इनका जब आप सम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, यानी इधर ये आपके पास जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, जो बीच वाले हैं सिर्फ जो मीन्स हैं उनका जब आप सम लेते हैं तो आता है n टाइम्स इनटू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b वो तो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया a प्लस बी डिवाइड बाई 2 से निकल आता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है और इस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एनईटी के अंदर आते हैं। मतलब आप लोगों ने बस गौर याद ये रखना है कि ये रिजल्ट जो है ये मीन्स के लिए, बच्चे गलती कर देते हैं कि ये भी साथ ऐड करवा देते हैं, ये गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। अब जितने मीन्स हैं अगर 10 हैं तो n भी 10 होगा, अगर 20 हैं n भी 20 होगा, वो उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास आ रहा है सीक्वेंस, सीरीज। अब सीक्वेंस और सीरीज में फ़र्क है, बच्चे समझते नहीं है या बच्चे कहते हैं पता नहीं या कोई उस पर ध्यान नहीं देते, पर सीक्वेंस और सीरीज में बड़ा मेजर फ़र्क है। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था बस नंबर्स लिखे हो जो एक कॉमन उसको फॉलो करते हो किसी भी एक डेफिनेट रूल को, लेकिन जब आप उसी सीक्वेंस के नंबर्स को ऐड कर दो तो वो कहलाती है सीरीज़। अब मैंने सीक्वेंस के लिए क्या लिखा था, ऐसे ऐसे लिखा था कि a1 प्लस a1 प्लस प्लस नहीं कॉमा d, ऐसे तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने लिखा था सीक्वेंस के लिए। सीरीज़ के लिए हम sn का यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा a1, बस कॉमा हटा के आपने प्लस लगाते जाना है, ठीक है। अब ऐसे प्लस आएगा और प्लस करते करते आप a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक जाएंगे। मतलब बस आपने जो भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको ऐड कर देना है तो आपके पास वो आ जाएगी सीरीज़। अब अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, अरिथमेटिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इनमें से मतलब आपको टर्म्स के हिसाब से होगा कि अगर टर्म्स हैं तो कौन सी टर्म्स हैं और किस सीक्वेंस की टर्म्स हैं, उस हिसाब से आपकी सीरीज़ भी वही बनेगी। अब यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ वाला, तो वो होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है जी, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a1 प्लस an। यानी अगर n टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस की n टर्म्स का आप सम ले रहे हैं, या वो क्योंकि सम लेंगे तो सीरीज ही बन जाएगी। अगर 20 टर्म्स का सम ले रहे हैं तो 20/2 फर्स्ट टर्म और 20th टर्म यानी जो कि लास्ट टर्म है, या इस तरह। अब an, इसी फार्मूले को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं कि n/2 है तो an की जगह हमने जो पहले फार्मूला पढ़ा था a1, तो ये तो वैसे फार्मूले का आ गया, साथ an क्या था, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ये n/2 वैसे ही a1 2 हो गए तो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये है एक आपके पास फॉर्मूला और ये आप लोगों ने पढ़ा अभी है, इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं आई अभी तक जिसमें कोई चीज़ हो। और फिर एक और आ जाता है, इसी से रिलेटेड होता है वो कि एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला वही है आम जो हम पढ़ते आए हैं, जिस तरह आपने अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी, कि वो होता है सम ओवर एन, यानी अगर 3 टर्म्स का सम एवरेज लेना है तो फर्स्ट को ऐड करो, सेकंड को ऐड करो, थर्ड को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इस तरह उस हिसाब से ये आपके पास एवरेज का बस फॉर्मूला है। इधर एक और चीज़ आती है और वो क्वेश्चन ये हमने फेडरल वालों ने कम से कम, क्वेश्चन तो नहीं खैर, उसमें हमने एक ये पढ़ा हुआ नहीं है, फेडरल वालों ने, पंजाब वालों ने शायद पढ़ा हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है सही से। अब इसके अंदर आता है क्वेश्चन, या वो होता है सम्स रेशो एंड टर्म्स रेशो। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है, मतलब क्वेश्चन किस तरह आता है एंट्रेंस एग्जाम में कि वो आपको दो सीक्वेंस, जो 2 सीरीज है ना, उनके सम के फॉर्मूला देगा, उसने जनरल फार्मूला बनाए होंगे, उनकी रेशो देगा क्या इनकी सम का रेशो ये है, तो वो आपसे फिर पूछ लेता है कि इनकी ना 8th टर्म का रेशो बता दो या 7th टर्म का रेशो बता दो, तो उसके लिए आपने कैसे सॉल्व करना है। इसको एक ही हम तरीके से समझा सकते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि जो रेशो है ना सम्स की, अगर एक है SN1 और दूसरी है SN2, वो किसके इक्वल, उसने कहा ये है 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। अब असल में किया क्या है, उसने कहा एक सीरीज जो है उसके सम का जनरल फार्मूला ये है 3n+2, दूसरी सीरीज है उसके सम का जनरल फार्मूला ये है n+1, इनकी रेशो फिर इस तरह आ जाएगी। तो वो हमसे पूछता है कि इनकी 8th टर्म की रेशो क्या होगी, यानी वो कहता है कि देखें, अगर यहाँ पर आपके पास जो पहले सीक्वेंस है इसकी जो 8th टर्म, अगर इनके सम का ये रेशो ये है, तो इसकी जो पहले सीक्वेंस की 8th टर्म है और दूसरे सीक्वेंस की 8th टर्म है, जब आप उनकी रेशो लेते हैं तो वो क्या आएगी। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने फेडरल वालों ने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, या हमें सही नहीं पता कि आपने क्या करना है। अब इसका मेथड जो है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो गौर से थोड़ा सुनना है। पहले नंबर पर ये तो हमेशा उसने सम का जो फार्मूला होगा ना, ये इसने जनरल दिया होगा n के फॉर्म में, इसमें किसी नंबर के लिए नहीं कि S8 या S7 जनरल दिया होगा। जो आपको टर्म्स की रेशो पूछेगा ना, 8th टर्म है या 7th टर्म है, जिस तरह भी, आप उसका जनरल फार्मूला लिखो कि अगर a 8 है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a1 + 7d लिख सकते हैं ना। असल में n-1d है तो 8 - 1 करेंगे 7। यहाँ से आपने d का कोफिशिएंट निकालना है, ये क्या है 7, इसको हम इक्वल रखेंगे n-1/2 के। सही है, ये हमने क्या किया, ये टर्म का जनरल फार्मूला लिखा, इसमें से d का कोफिशिएंट निकाला, जो d का कोफिशिएंट है उसको हमने n-1/2 के इक्वल रखा। यहाँ से आपने n की वैल्यू निकाल लेनी है, n-1 = 14, n = 15। अब यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, जो n की वैल्यू आई है इसको आप इसके अंदर जो सम्स की रेशो है इसके अंदर पुट कर देंगे, वो क्या आएगी आंसर, इससे फिर हमारे पास टर्म्स की रेशो का आंसर आ जाएगा। अब देखें कि कैसे करेंगे, अब मतलब कर तो लिया, अब इसके अंदर बस पुट करके चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। जब आप देखें n15 आया तो हमने SN1/SN2 किया, तो हम क्या करेंगे 3 × 15, यानी n की जगह वैल्यूज पुट कर रहे हैं, +2 / 15 + 1, तो ये आता है 47/16। ठीक है, इस तरह आपकी जो 8 टर्म्स की रेशो, अब ये जो है ना, ये है A8/A8', या इस तरह आपकी टर्म्स की रेशो निकल आएगी। यूँ क्वेश्चन आता है कि सम्स की रेशो पूछता है, टर्म्स की रेशो सम्स की रेशो देता है और टर्म्स की रेशो मांगता है, तो उस वाले क्वेश्चन को आपने किस तरह करना है। इसके बाद आपके पास जो एक चीज़ आती है वो है कि आप अब कैसे इसके अंदर देखें। अब इसके अंदर ना
चले यहाँ तक ना हमारे पास जो लब्बे लुबाब था ना सारा इसका जो अरिथमेटिक सीरीज़ और सीक्वेंस का था वो हमने यहाँ तक देख लिया कि किस तरह से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन सी ट्रिक वगैरह या आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अभी देखने लगे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और फिर उसके बाद देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज वो क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस तो हमें पता है कि नंबर जो एक ख़ास रूल को फॉलो करें। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वो रूल क्या होगा कि हर आने वाली टर्म हर प्रीसीडिंग टर्म से एक ख़ास रेशो पर मौजूद होगी। यानी अगर आपके पास है ना 3, 6, 12, 24 और इस तरह लेते जाएं। अब देखें 6/3 कर, ये नेक्स्ट टर्म है, इसको प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें। 6/3 ये आएगा 2, 12/6 ये आएगा 2, 24/12 ये आएगा 2, सॉरी ये 12 तो ये आएगा 2। इस तरह अब देखें इन सब में रेशो आ रही है कॉमन जो कि है 2। अब इस रेशो को हम कहते हैं यानी इस कांस्टेंट रेशो को हम कहते हैं कॉमन रेशो। जिस तरह उसमें कॉमन डिफरेंस था अरिथमेटिक में, इसको कहते हैं कॉमन रेशो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। सही है। अब स्मॉल आर का वैसे तो जो फॉर्मूला बनता है वो होता है an डिवाइडेड बाय an-1, यानी नेक्स्ट टर्म से पिछली जो होगी उनको बस डिवाइड करवाना है। लेकिन पेपर में जिस तरह हमारे पास वहाँ पर आया था डिफरेंस में कि वो हमें उस ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कंसेक्टिव टर्म्स दे, वो हमें 8th दे सकता है और 4th दे सकता है, पूछ सकता है रेशो क्या है। अब वो जिस तरह हमने डिफरेंस में भी बात की थी कि कंसेक्टिव टर्म्स नहीं मिलेंगी, ज़रूरी नहीं है कि मिले। तो जब आपको कंसेक्टिव टर्म्स नहीं मिलती तो आपने रेशो का एक डायरेक्ट फार्मूला लिखना है जो कि होगा r⁻m-n इज इक्वल टू am डिवाइडेड बाय am। अब इसमें भी am हायर वाली टर्म है कि अगर 10th टर्म और 4th दी है तो am 10th है और an 4th है। आपने उन दोनों को डिवाइड करना है। जिस तरह अगर मैं वैसे मिसाल देता हूँ कि r है ना, am है 10th टर्म a10, a डिवाइडेड फॉर 4 तो ये आ जाएगा 10-4। अब इससे आंसर आ जाएगा a10/4 जो भी है आपके पास टर्म उस हिसाब से। लेकिन गलती ये नहीं करनी, आपने इसका बाद में 6th रूट भी लेना है। अब इस मेथड में एक चीज़ जो बच्चों को मुश्किल लगती है वो ये है कि यार इससे जब हम बाद में यूँ तो हमने निकाल लिया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन जब आप बाद में रूट लेंगे वो वाला तो वो कैसे लेंगे। अब इसके लिए एक ही हल है कि आपको कुछ जो है ना मतलब जो नॉर्मल या है, जिस तरह पावर्स हायर पावर्स आपको याद होनी चाहिए। 2 की कुछ पावर, ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्योंकि ना उन्होंने कोई कैलकुलेटर वगैरह कोई ऐसी चीज़ देनी है तो आप फिर कुछ चीज़ें आपने याद की होनी चाहिए, मेमोराइज़ की होनी चाहिए। और अगर आपको वो नहीं है याद तो फिर आपको वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये है इस फार्मूले से बच्चों को बस थोड़ा डर लगता है कि यार ये पावर्स अगर इस तरह की आ गई, लेकिन एग्जामिनर को भी पता होता है कैलकुलेटर बच्चों के पास नहीं है तो वो इतना हैवी नहीं देता था कि यहाँ पर r की पावर 16 बन जाए या r की पावर इस तरह बन जाए, तो वो आसान ही अक्सर आसान ही देता है उसकी, यानी ऐसा जो कि आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर एक तो ये वाला फार्मूला हमें ज़हन में याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन की अब बात करने लगे हम। जिस तरह उसमें अरिथमेटिक मीन था, इसमें क्या है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का आपने क्या करना है, देखिए जो अगर 3 टर्म्स, जिस तरह अरिथमेटिक में हमने बात की थी कि अगर 3 टर्म्स एक ज्योमेट्रिक, अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई से भी 3 टर्म्स किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा हैं तो उनमें जो मिडिल टर्म होगी वो होगी ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये 3 किस्में हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसमें जो मिडिल टर्म है बीटा ये है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अल्फ़ा एंड गैमा। सही है। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है +- स्क्वायर रूट a इंटू बी। ठीक है ना।
जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है उन दोनों का प्रोडक्ट लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर भी, ये तो खैर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसी चीज़ आती है, यानी इसके जिस तरह अरिथमेटिक मीन के अंदर वो बोल देता है कि अगर 9 मीन्स इंसर्ट किए हैं तो आप 4th बता दो, इसके अंदर भी वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उसके लिए जो इसके लिए nth ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा a इंटू बी बाई ए होल पावर n बाई कैपिटल N+1। सॉरी ये मैं ठीक कर दूं, ये अब इसके अंदर जो a है स्मॉल, वो इसमें बाकी चीज़ें वही हैं। a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है लास्ट टर्म, n क्या है मीन रिक्वायर्ड, कैपिटल N क्या है टोटल नंबर ऑफ मीन्स। बस आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसके लिए भी एक वो रूल आता है, यानी जो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन में बताया था ना कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इसके अंदर थोड़ा रूल चेंज है। इसके अंदर वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब देखें कुछ चीज़ें इसमें और उसमें फ़र्क करने वाली हैं। वहाँ पर था सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। वहाँ पर वो किसके इक्वल था, n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन, यहाँ पर nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर लिख के समझाता हूँ कि जिस तरह उसमें भी था ना आपके पास A1 A2 A3 AB मतलब अप टू AN आ रही थी उसके बीच में, तो इसके अंदर हम इसको G1 G2 G3 वगैरह कह लेते हैं। तो हम इसके अंदर उसका क्या करेंगे, देखें मिसाल के तौर पर अगर आपके पास A है, G1 G2 अप टू Gn और B है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हम इसे कहते हैं दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर ये जो G1 से Gn है, दीज आर n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब इसके अंदर वो कहता है अगर हम इन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट लें, G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn आ जाए, इनका प्रोडक्ट लें तो ये क्या होगा, जो अरिथमेटिक मीन है आपके पास बिटवीन A एंड B उसकी पावर लेंगे हम nth, यानी जितने मीन्स हैं उतनी पावर लेनी है आपने इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक जो मीन लेके। अब देखें ये तो आपके पास इसका भी रिजल्ट आ गया। इसके अंदर एक और रिजल्ट आता है जो हमने फेडरल वालों ने तो अपनी बुक के अंदर नहीं पढ़ा था। इसके अंदर है कि जब भी आप n ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करवाएं, जिस तरह है n G1 G2 G3, इस तरह आप Gn करें और फिर उनका nth रूट भी लें, यानी अगर आपने 10 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट करवाया है और उसका 10th रूट भी लिया है, यानी यहाँ पर आपने 10th लिख दिया। जिस तरह अगर जब हम खाली लिखते हैं तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, 3 लिखें क्यूब रूट, 4 लिखें, तो इस तरह मतलब जो भी आपने जितने भी मीन्स का प्रोडक्ट करवाया है उतना रूट लें, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इटसेल्फ बन जाता है, ठीक है। यानी कहता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन इटसेल्फ। ये बस यहाँ पर एक इसमें यूज़ होता है। जिस तरह अब इसका क्वेश्चन एक आया था NET में, इसका समझाने का मकसद ये था कि इसका एक क्वेश्चन आया था NET में कि फोर्थ रूट ऑफ प्रोडक्ट of 4 geometric means between 4 and 16 is between 4 and 16 is। अब देखें उसने हमें सिर्फ
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है और उसने हमसे पूछा है कि इसके बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, आप उन चारों का प्रोडक्ट लो फिर उसका फोर्थ रूट लो तो क्या आता है। अब हम क्या अगर कन्वेंशनल मेथड से सोचें तो पहले नंबर पे हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स डालने पड़ेंगे, वो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसका फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। तो इसका यही यहाँ पर रिजल्ट लिखवाया है कि देखें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट है और उतना ही रूट है, तो वो किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन इटसेल्फ। तो बस आपने क्या करना है 4 × 64 यानी इनका ज्योमेट्रिक मीन लो तो 64 सॉरी लिख दिए 16, तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है √64, तो ये 8 आ गया आपके पास आंसर। अब देखें वैसे देखने में क्वेश्चन किस तरह का लगता है कि यार ये किस तरह का बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या है, सीधा सीधा ज्योमेट्रिक मीन लेना है। ये था आपके पास इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन का जो रिजल्ट था। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं करवाता हूँ और इसके बाद फिर हम चलेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरफ, जिस तरह हमने अरिथमेटिक सीरीज़ को कवर किया। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास ये है कि उसके अंदर ये हमें बोलता है इफ़ ABC आर इन AP, क्वेश्चन है इफ़, ये पास क्वेश्चन है पास पेपर का, इफ़ ABC आर इन AP, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, वो कहता है आर इन AP, वो क्या है AX BY C, आर इन GP एंड साथ लिख देते हैं आर इन GP the arithmetic mean of x square and y square is। अब ऑप्शंस हैं आपके पास a + b + c/2, सेकेंड ऑप्शन है ABC यानी प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास b², और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन। अब इसमें ना पहले आप लोग थोड़ा खुद सोचें कि करेंगे क्या। अब क्वेश्चन पहले तो पढ़े ना, उसने क्वेश्चन का क्या बोला है हमें, उसने कहा है कि ABC जो है ये AP में है, लेकिन जब आप इसमें A और B के दरमियान X डाल दें और B और C के दरमियान Y डाल दें तो ये बन जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसने बोला कि आप क्या करो x² और y² का अरिथमेटिक मीन लो। अब इसके अंदर जब आप देखते हैं x, अब मैंने एक बात बताऊं, सॉल्व कैसे करना है सोचें देखें, ये जो है सारी चीज़ें छोड़ें, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर बताया था कि कोई सी भी 3 टर्म्स लें और जो मिडिल टर्म होगी वो बाकी 2 का क्या होगी, बाकी 2 का ज्योमेट्रिक मीन होगी। अब इन 2 को देखें, इन 3 को A, X और B, ये है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स, तो X क्या है, X है ना इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, यानी यहाँ से देखें X किसके इक्वल है, X इक्वल है A × B के, है ना, क्योंकि X दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या निकलेगी, x² आ जाएगा A एंड B के, A प्रोडक्ट B। अब इसी तरह आप y² की वैल्यू भी देखें, क्योंकि y जो है वो B और C के दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन है, तो y वैसे y किसके इक्वल आएगा, √B × C, तो यहाँ से y² किसके इक्वल आएगा, ये आएगा BC के। ये तो यहाँ तक तो हमने x² और y² की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमने करना क्या है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेना है। अब अरिथमेटिक मीन का तो अब क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल जो आपका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, वो है a + b/2। अब यहाँ पर हमारे पास a जो है वो x² है, b जो है वो y²/2 है, इनकी सीधी सीधी वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ क्या है, ab + bc/2, ऐसा ही है, ये आ गया आपके पास। अब इसमें से आप क्या करें, b कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा a + c/2। अब आप क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो b को हम वैसे लिख लेते हैं, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं a + c/2।
अब अगर आप खुद सोचें तो यहाँ पर उसने एक बात की थी कि ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब है बी इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तो वो ये ए प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल बनता है, ये बी के ही तो इक्वल बनता है, तो ये बी स्क्वेयर्ड बन गया एंड दिस इज़ द आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सोचना पड़ता है बस आपको और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम चल रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जानिब। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ वही आपका मैंने बताया था, सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क क्या है कि बस सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी सीरीज़। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ फिर कौन सी होगी, जिसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को आप ऐड कर दें, ठीक है ना। यानी अब इसको भी हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने क्या करना है, ए प्लस ए वन इंटू आर प्लस ए वन इंटू आर स्क्वेयर अप टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप देखें तो जो आपके पास nth टर्म है वो है ए वन आर की पावर एन माइनस वन। अच्छा, अरिथमेटिक सीरीज़ का तो एक ही फार्मूला था जो कि था कि ए एन वाला कि ए एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन, या उसी की जगह टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो पहले लिखवाया है। इसके अंदर कुछ केसेस आते हैं। इसके अंदर एक केस आता है कि फाइनाइट सीरीज़ का और एक आता है इनफाइनाइट सीरीज़ का केस आता है। अब ठीक है, यानी एक तो आपने सम लेना होगा ऐसी सीरीज़ का कि जो जिसकी कोई ख़ास फिक्स्ड वो टर्म्स होंगी, यानी 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, यानी कितनी भी हो सकती है लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। और दूसरा है कि आपने इनफिनिट नंबर्स का सम लेना है। अब इसके अंदर इनफिनिट वाले के अंदर इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आ रही हैं दो फॉर्मूले आएंगे। एक आएगा व्हेन मॉड ऑफ रेशो इज लेस देन 1 और दूसरा है व्हेन मॉड ऑफ रेशो इज ग्रेटर देन 1। अब एक बात ध्यान में रखें कि मॉड ऑफ रेशो बोला है, ठीक है, यानी -2 हो तो वो मॉड ऑफ वो -2 लें तो ये +2 ही बनता है, यानी ये ग्रेटर देन 1 ही है। तो आपने मॉड की बात करनी है, नॉट जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब मॉड ऑफ रेशो अगर लेस देन 1 हो तो फिर आप किसके इक्वल करेंगे उसे, तो एस एन आ जाएगा A1 इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर। अब इसके अंदर ये तब है जब मॉड ऑफ रेशो लेस देन 1 हो। आसान तरीका याद रखने का ये है कि अगर r छोटा होगा तो वो माइनस होगा, और इसी तरह अगर इसमें देखें तो इसमें आएगा A1 इंटू आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 ओवर r माइनस 1। जो ऑर्डर ऊपर होगा 1 माइनस आर तो नीचे भी 1 माइनस आर, इसी तरह अगर r माइनस 1 तो नीचे भी r माइनस 1। ऑर्डर ऐसा नहीं है कि ऊपर 1 माइनस आर आ जाए और नीचे r माइनस 1 आ जाए, ऑर्डर सेम होगा। बस आपने ध्यान में रखना है कि अगर मॉड ग्रेटर देन 1 है तो r पहले आएगा, यानी r में से माइनस किया जाएगा, लेकिन अगर मॉड लेस देन 1 है तो r को माइनस किया जाएगा 1 में से। अब इसका तो ठीक है, और एक बात कि फाइनाइट सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट, हमेशा इसका आंसर कोई ना कोई निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीरीज़ का साम लें और आपके पास आंसर ही ना निकले। इनफाइनाइट सीरीज़ जो है ना, इसमें एक है मॉड ऑफ r लेस देन 1, तो इसके लिए फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी से हम इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स का है, यहाँ पर तो n टर्म्स का ले रहे हैं। तो A1 ओवर 1 माइनस आर एंड r इज़ द रेशो। अब ये तो है जब मॉड ऑफ r लेस देन 1 हो, आंसर आ रहा है सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी कोई ना कोई आंसर निकल रहा है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास आंसर नहीं आ रहा। अब इसी की बजाय अगर आप मॉड ऑफ r इसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 कर दें तो फिर एस इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी, सीरीज फिर डाइवर्ज कर जाती है, सीरीज डाइवर्जेस।
यानी आपने अगर इनफाइनाइट सीरीज़ का सम लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ तब ले सकते हैं जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी। और ये जो है ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये हमने आम अपने जब सिलेबस पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, तो तब भी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। अब देखें कि और अगर बच्चे सोच सकते हैं कि अगर रेशो 1 के इक्वल आ जाए, इसमें तो इक्वल आ जाए तो तब भी इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें इक्वल आ जाए तो फिर तो वो एक ही टर्म का आ जाएगा ना, कि जिस तरह अगर रेशो 1 हो जाए तो ये a1 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 ही बनती जाएगी, क्यों वो एक ही चीज़ हो जाएगी, उसमें n टाइम्स a1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर आपके पास इस एक तो ये हो गया आपके पास सीरीज डाइवर्जेंस का। अब इसमें एक चीज़ आती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है ना। इनफाइनाइट सीरीज के लिए क्वेश्चन आता है कभी कभी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का, सॉरी ये कन्वर्जेंस का। ठीक है। अब इसमें वो पूछता है कि मॉड ऑफ आर कौन सा होना चाहिए, कि यानी आर कितने से कितने के दरमियान होनी चाहिए आर की वैल्यू, कि किस इंटरवल में जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। अब इसका एक तो ये ही है कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप फिर उस हिसाब से मॉड ऑफ आर को चेक करेंगे। ठीक है। अब मेन मकसद इसका बताने का ये है कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होगा तो तब ही कन्वर्जेंस होगी, तब ही सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालें तो आपने मेन चीज़ क्या फाइंड करनी है, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 फाइंड करना है। वहाँ पर बस इस तरह आएगा कि आपके पास साथ आर में कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह होगी, तो आपने सिंगल आर की वैल्यू निकालनी है। तो इससे आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। ठीक है। अब एक तो ये हो गया। इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, वो है आपके पास कि ये तो हमने क्वेश्चन मतलब फेडरल बोर्ड में भी किया, पंजाब में भी किया ही होगा, अगर फेडरल में किया तो पंजाब में भी किया होगा। उसमें ये आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल या व्हेन इट इज़ रीबाउंड। ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल या इस तरह। ठीक है। अब इसके अंदर या इसे आगे लिखते हैं व्हेन रीबाउंड इनफिनिट टाइम। अब ये हमने फेडरल में भी मुझे याद है कि क्वेश्चन था कि बॉल का आप डिस्टेंस निकालें कि अगर वो इतना वो रीबाउंड करती है या इतना करती है तो फिर आप उसको क्या करेंगे। अब देखें उसके अंदर हम करते थे कि जो कन्वेंशनल मेथड था, फर्स्ट को हम वैसे ही लिखते थे, फिर बाकी सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे और सम लेते थे और ये सारा कुछ। यहाँ पर सीधा सीधा एक मैं फॉर्मूला लिखूँगा, एस ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, किसके इक्वल है, A1 इंटू 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर। क्या करना है, जो भी आपकी रेशो आ रही होगी वो रेशो आपको गिवन होगी, रेशो ले वो होगी, और फर्स्ट टर्म यानी पहली उसने हाइट कितनी कवर की है, जो फर्स्ट टर्म होगी, और फिर उसके बाद जो रेशियो है बस आपने उसमें ये फार्मूला लगाना है तो आपके पास बॉल का डिस्टेंस आ जाएगा। अब एक बात याद रखी नहीं है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ डिस्टेंस ही पूछे, वो आपसे डिस्टेंस दे के रेशियो पूछ सकता है, या वो आपसे डिस्टेंस और रेशियो दे के फर्स्ट वो हाइट पूछ सकता है कि फ़र्स्ट टाइम वो कितने हाइट तक रीबाउंड हुई है, या वो आपको फर्स्ट हाइट और ये दे के रेशियो पूछ सकता है। इस तरह मतलब चीज़ें इन दोनों के बीच में कोई सी दो दे देगा, थर्ड पूछ लेगा, इस तरह का आपके पास आ सकता है। अब इसमें एक और चीज़ बस हम अब करेंगे, वो है वल्गर फ्रैक्शन। इसके भी क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, उसमें फेडरल बोर्ड की बुक में भी थे। अब के जब वो लिखी आती हैं 2.23 मिसाल के तौर पर है, तो वो कहते हैं इसको आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के या ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्म में से वो करो, तो हम क्या करते थे 2 + 0.23 करते थे, तो इस तरह वो सारा, उस तरह यहाँ पर नहीं करना। ठीक है ना। 2.23 बार का मतलब है कि 2.232323 इस तरह चलता जाएगा, तो हम उसने बस क्या है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको डिनोट करवाएं या उसको रिप्रेजेंट करें।
अब करना क्या है, इसके लिए एक पूरी ट्रिक सी है और वो बहुत आसान कर देती है सारे को, आपको वो उसमें सीरीज़ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ता। क्या करेंगे, पहले नंबर पर जो भी है ना, ये उसने आपको दी है कि 2.23 और 23 के ऊपर बार है। अब इसमें पहले नंबर पर आपने जो भी नंबर दिया हुआ है पूरा नंबर एज इट इज़ लिखना है विदाउट डेसिमल, यानी 2.23 है तो ये क्या हो गया 223। इसमें से फिर आपने माइनस करना है। माइनस क्या चीज़ करनी है, वो नंबर माइनस करने हैं जिसके ऊपर बार नहीं है या विच इज़ नॉट रिपीटेड। अब बार किसके ऊपर नहीं है, इन तीन में से इन दो पे तो बार है, इस पे नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो माइनस के लिए, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, नीचे इसको डिवाइड करवाना है किस से, 9, जितने डिजिट्स हैं ना जिनके ऊपर बार है, जितने डिजिट्स हैं उन सब की जगह उतने 9 लिखो। 2 डिजिट्स हैं, 2 9 लिखो, तो ये आपके पास आ जाएगा 221/99। यह आपकी वल्गर फ्रैक्शन आ गई कि यानी आपने इसको इस डेसिमल को, रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। एक तो इस तरह हो जाता है। इसमें एक और केस आ जाता है जिस तरह अगर 2.023 आ जाए। अब देखो, अब इसमें पॉइंट के बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है, 0 आया है, मगर इसमें जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ 23 पर ही है। पहली चीज़ वही करेंगे, क्या करेंगे, सेम टू सेम पूरा नंबर लिखेंगे विदाउट डेसिमल। 2023 आ जाएगा, 2023 बन गया। माइनस करेंगे, माइनस इसमें अब हमने ये नहीं करना कि सिर्फ आपने वो नंबर माइनस करना है, आपने जिस ऑर्डर में इसको लिखा था ना, यानी 2023 नंबर बना दिया था। यहाँ पे भी आप देखें किसके ऊपर बार नहीं है, ये 2 और 0 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 और 0 20, यानी आपने उसी ऑर्डर में उसको लिखना है, एक नंबर बन जाएगा। 2020 हो गया। अब डिवाइड करें, उतने ही 9 लिखें जितने बार हैं जो हमने वहाँ पर किया था, कि जितने पे बार है, कितने, 1 9 इसका, 1 9 इसका, 9 9। फिर उसके बाद अब क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर आ गया जिस पर बार नहीं है, तो उसके लिए एक अलहदा 0 आता है, 0। जब डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट आ जाए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आपने 9 जितने भी लिखे उसके साथ उस डिजिट के लिए एक उतना 0 लिखना है। अगर यहाँ पर 1 0, अब क्योंकि 1 है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिखे, यानी अगर यहाँ पर 2.00 कर देते या 2.123 कर देते, आप देखें अब इसमें 2 नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे, या इस तरह करना है आपने, ठीक है। ये बस बताने का मकसद था कि आपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाएंगे तो डेसिमल के बाद तो आप सिर्फ 1 0 लिखेंगे, नहीं। जिस तरह हर डिजिट के लिए अलहदा 9 आता है, उस तरह हर नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल के लिए 0 आता है, हर डिजिट के लिए अलहदा 0 आएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2003/990। आगे मतलब सॉल्व वगैरह कर सकते हैं आप इस तरह, या आपने एक तो ये चीज़ आपकी होगी वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब आपने ये बस आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी दफ़ा डेसिमल के बाद नंबर जिन पे जो रिपीट नहीं हो रहे, हर नंबर के लिए अलहदा 0 आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। यूँ आपका ये वल्गर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। अब इससे एक क्वेश्चन मैं अब कुछ करवा देता हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ और अरिथमेटिक सीरीज़ सारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे हार्मोनिक सीरीज़ और प्रोग्रेशन, ठीक है, और उसके अलावा कुछ और स्पेशल केसेस होते हैं इसमें, वो करेंगे। अब देखें इसके अंदर उसने पूछा, क्वेश्चन आया, ये एनईटी का क्वेश्चन है पास्ट पेपर का। इसमें वो कहता है 1 + 2 + 4 है और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, n/2 टर्म्स तक, ठीक है। तो इसने पूछा है कि आप इसका ना सम निकालो, सम क्या होगा। अब देखें करेंगे क्या हम, अब इसके अंदर पहले तो सम पूछा है हमने, सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। बस इसमें फ़र्क एक ये चीज़ आ रही है कि n की बजाय n/2 लिख दिया, उससे कोई मसला नहीं हमें। यहाँ पर देखें पहले तो चेक करनी होती है सबसे पहले नंबर पे कि सीरीज़ है कौन सी है। 1 + 2 डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। 2 + 4 डिफरेंस आ रहा है 2। अब डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं है, इसलिए अब रेशो चेक करो, 2/1 1, 4/2 2, 2/1 सॉरी 1 कह दिए, 2/1
2 आ गया, 4/2 2 आ गया। इसका मतलब है कॉमन रेशो है, तो ये क्या चीज़ है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का अब देखें कि एक फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला हमने क्या चीज़ पढ़ा था। अब रेशो पहले नंबर पे देखें, मॉड ऑफ रेशो क्या आ रहा है इसमें, रेशो, क्योंकि रेशो क्या है 2 है, तो मॉड ऑफ रेशो क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था A1 इंटू r की पावर n-1 ओवर r-1। बस इसमें एक चीज़ है, ये है n के लिए, तो हमें n/2 के लिए करना है, तो हम जिधर जिधर आपके पास n है वहाँ n/2 कर दो और ये आ जाएगा r-1। बस कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ n/2 की जगह n की जगह n/2 डाल दिया, तो वहाँ पर बस। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट टर्म है 1, रेशो क्या है 2 की पावर n/2 डाल दिया, -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 ही होगा, तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 की पावर n/2 -1। ये आपके पास आंसर आ गया। बस कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ है ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन है इसी तरह आपके पास, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इसमें वो बोलता है कि 3.3² 1/4 1/8 अप टू, प्रोडक्ट है अप टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो वो पूछता है इसका आंसर बताओ। अब पहले नंबर पर करेंगे क्या, पहले नंबर पर ये प्लस नहीं है, डॉट है। अब देखें, मैंने आपको कहा था हमेशा चेक करते हैं कि सीरीज़ कौन सी बन रही है, तो उस हिसाब से फिर आप सॉल्व करते हैं। अब देखें कि जो है ना अरिथमेटिक सीरीज़ तो इन्फिनिटी तक होती नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि इन्फिनिटी वाला तो चक्कर ख़त्म हो गया, तो इन्फिनिटी तक क्योंकि जा रहा है, इसका मतलब है अरिथमेटिक सीरीज़ वाला चक्कर ख़त्म हो गया। अब हम पहले देखें सीरीज़ बन किस में रही है। अब इसको मैं 1 लिख देते हैं, क्योंकि 3 की पावर 1 3 ही होता है ना। अब देखें, हमें 3 में तो कोई भी सीक्वेंस नहीं नज़र आ रहा, वो तो यही है कि 3 3 3 चलता जा रहा है। सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है ऊपर 1 1/2 1/4 1/8। हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। अब क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब देखें 3 छोड़ दें, हमें अब ये नज़र आ रहा है सीधा सीधा कि यार यहाँ पर ना एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है ना, रेशो 1/2 आ रही है, रेशो क्या आ रही है 1/2। अब इन्फिनिटी तक जाने के लिए मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट सिर्फ तब होती है जब मॉड ऑफ r <1 हो। तो देखिए 0.5 बनता है ना, 0.5 <1 ही तो है, तो इसका मतलब है सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब आपने बस 3 को वैसे ही लिखना है, जो फॉर्मूला लगेगा पावर में लगेगा। फॉर्मूला क्या था, A1 ओवर 1 माइनस r, तो ये किसके इक्वल है 3। A1 क्या है 1 ओवर 1 माइनस रेशो क्या है 1/2, तो ये क्या चीज़ बनेगी 3 ऊपर 2 नीचे 1, तो ये क्या आ जाएगा 9। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखें आसान क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने बस ध्यान रखना है कि सीरीज़ आपको ये आप चेक कर लें कि सीरीज़ कौन सी बन रही है और कहाँ बन रही है, तो आप फिर उस हिसाब से फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यह था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कोई ऐसा मसला इसमें कोई भी अगर आप लोगों को मुश्किल होती है तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे और कि आप लोगों को उसी टाइम जवाब दें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे आगे शेयर करें, ताकि जो लोग और आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी कोई आसानी वगैरह पैदा हम जितनी कर सकते हैं उतनी हम करने की कोशिश करें। और बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।